दोस्तों, कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स जैसी चुनावी और प्रोपेगेंडा फिल्मों को भाजपा सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन फुले फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया गया। सबको ये जो फुले जी की फिल्म है ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे दलित समाज के लोगों को जाति व्यवस्था के कारण अपर कास्ट समाज द्वारा उनका दमन किया जाता था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ी, कैसे वो इस भारत देश की पहली महिला शिक्षिका बनी, कैसे उन्होंने समाज में महिलाओं की भागीदारी के लिए संघर्ष किया, कैसे उन्होंने ऊंची जातियों की प्रताड़ना के बावजूद जिस समाज को शूद्र कहा जाता था उनको दलित कहलवाया। ये फिल्म जाति व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रहार है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे दलित पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे समानता के लिए प्रथम युद्ध उच्च वर्गों से लड़ना पड़ा। आज की तारीख में दलित पिछड़ों का उत्थान तो हुआ है, लेकिन उच्च पदों पर वही कथित उच्च कुल के लोगों को आसीन किया गया है, और वो उच्च कुल उनके द्वारा बनाए गए समाज को आईना दिखाने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री क्यों ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की जनरेशन ऊंच नीच जाति बरादरी में बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। राजनीति को छोड़ करके आज की नौजवान पीढ़ी जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर लोगों को वर्गीकृत करती है। ये फिल्म आज की पीढ़ी को जरूर देखनी चाहिए। इसको देखने से समझ में आएगा कि भारत में ही कैसे दो भारत बसते हैं। और ये फिल्म आपको इसलिए भी देखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज भी उच्च पदों पर बैठे लोगों के दिमाग से जातिवाद निकला नहीं है। दोस्तों, आपको कल परसों की एक सच्ची कहानी बताती हूँ। इस देश में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद किसका होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। जस्टिस बी.आर. गवई देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस बी.आर. गवई भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सावित्रीबाई फुले भी महाराष्ट्र की रहने वाली थी, और बी.आर. अम्बेडकर जी भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अब जस्टिस गवई साहब पहुंचे महाराष्ट्र के कार्यक्रम में। वहां उनको वो सम्मान नहीं दिया गया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाना चाहिए था। दोस्तों, भाजपा का एक जिला उपाध्यक्ष भी कहीं पहुंच जाता है ना, तो उसके लिए रेड कारपेट बिछा दी जाती है। ये सब छोड़ दीजिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अभी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको राजसी प्रोटोकॉल मिलता है। यहाँ तक कि भाजपा मंत्रियों तक के लिए पुलिस और प्रशासन एक टांग पर खड़ा रहता है। लेकिन महाराष्ट्र में दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जिसके हकदार चीफ जस्टिस थे। प्रोटोकॉल का मतलब होता है उचित सम्मान, विशेष अधिकार या सामाजिक स्थिति नहीं दी गई। ये भेदभाव जाति के आधार पर हो सकता है। इसका मतलब है कि उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिला जो उनके पद पर बैठे दूसरे लोगों को मिलता था। प्रोटोकॉल का पालन न करने का अर्थ है किसी को समान अवसर न दिया जाना। महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुल ही हे नाही आहे। मी अजूनही अमरावतीला जातो, नागपूरला जातो, तर मी पायलट एस्कॉर्ट घेऊन जात नाही। सुप्रीम कोर्टात येईपर्यंत अमरावतीला न्यायालयात असताना मी मोटरसायकलवरून फिरायचो मित्रांच्या। परंतु इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू द जुडिशियरी। दोस्तों, सम्मान न दिए जाने वाली बात किसी और जगह नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अमरावती में पैदा हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद अपने पहले दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे थे जस्टिस गवई। वो खुद दुखी होकर के मंच से बोले। वो मुंबई में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उसी बात पर उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त ने उनकी अगवानी नहीं की जो प्रोटोकॉल के तहत अपेक्षित था। क्यों किसी ने जस्टिस गवई का लोड नहीं लिया? क्योंकि गवई दलित सीजीआई थे, इसलिए क्या? महाराष्ट्र के पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी का नाम है रश्मि शुक्ला। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का नाम है सुजाता सोनिक। जब लोग सवाल करने लगे तो महाराष्ट्र की भाजपा सरकार क्या बोली जानते हैं? अधिकारी बोले कि उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया गया, उनको छोड़ा गया। मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहती हूँ कि भाई, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में और आपके घर आए फूफा ताऊ में कोई अंतर नहीं है? जितना सम्मान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को महाराष्ट्र में दिया गया, इससे ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ तो उत्तर प्रदेश के कुंभ में नेताओं के रिश्तेदारों को गंगा में नहलाया जा रहा था। चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि उनको महाराष्ट्र में सम्मान नहीं दिया गया, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं?
दोस्तों, मैंने आपको ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ज्योतिबा राव फुले की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जातिवाद अभी खत्म हुआ ही नहीं है। सावित्रीबाई फुले की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ऊंच नीच अभी भी लोगों के दिमाग से निकली नहीं है। और दोस्तों, एक बात और बताती हूँ, ये फिल्म फुले 11 अप्रैल को ही रिलीज होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि इसे रिलीज नहीं होने दिया गया। ऊंची जातियों के लोगों ने इसे रिलीज होने पर रोक लगवा दी। फिल्म के कई सीन काटने पड़े, तब जाकर के ये फिल्म रिलीज हो पाई। जो समाज शूद्रों के कान में शीशा पिघलाकर डाल देता था, आज वो दलित चीफ जस्टिस को क्या प्रोटोकॉल देगा। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद ब्राह्मण महासंघ ने आरोप लगाया कि फिल्म में ब्राह्मण समुदाय को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। एक सीन जिसमें एक ब्राह्मण बच्चा सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ फेंकता है, उसको लेकर के खास तौर पर आपत्ति जताई गई है। इस दृश्य को सेंसर बोर्ड ने हटाने के निर्देश दे दिए हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई संशोधन किए, जिसमें महार, मांग, पेशवाई और मनु की जाति व्यवस्था जैसे शब्दों को हटाने के निर्देश दिए गए। 3000 साल पुरानी गुलामी वाली पंक्ति को कई साल पुरानी गुलामी में बदल दिया गया। इन बदलावों के कारण फिल्म की रिलीज डेट 11 अप्रैल 2025 से टालकर 25 अप्रैल 2025 कर दी गई थी। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे, महाराष्ट्र में एक माली यानी ओबीसी परिवार में हुआ था। उनकी जो जाति थी वो माली जाति थी, जो महाराष्ट्र में एक शूद्र वर्ग के अंतर्गत मानी जाती थी। माली समाज बागवानी और कृषि से जुड़ा हुआ समाज था। ज्योतिबा ने अपनी जाति और सामाजिक स्थिति के कारण होने वाले भेदभाव को बहुत गहराई से अनुभव किया, जिसने उन्हें जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किए, जिससे वो भारत के पहले प्रमुख सामाजिक सुधारकों में से एक बने। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की शादी 1840 में हुई थी, जब ज्योतिबा की उम्र लगभग 13 साल और सावित्रीबाई की उम्र लगभग 9 साल थी। सावित्रीबाई का जन्म नायगांव, सतारा जिले में एक किसान परिवार के घर हुआ था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी माली समुदाय से थी, जो सामाजिक रूप से शूद्र वर्ग में गिनी जाती थी। दोस्तों, इस वीडियो का एक ही मकसद था कि आप समाज में फैले जातिवाद को पहचानिए। आज की जो पीढ़ी है, आप ही इसे लड़ सकते हैं, इसे खत्म कर सकते हैं। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है, मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ। अगर आप भी हैं तो कमेंट में बताइए, लिखिए और वीडियो को इतना शेयर करिए कि जातिवादी लोगों की आंखें खुल जाए, उनको होश आ जाए कि ये नया भारत है। यहाँ हर इंसान अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर टिकेगा, जाति के दम पर नहीं। नमस्कार।